ज़मीन की नस्ल दर नस्ल मुंतकली की वजह से जो हमारा औसतन साइज़ ज़मीन का कम हो गया है, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, किस तरह एक ही किस्म के जो काश्तकार हजरात हैं जो एक ही फसल पर निसार करते हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें कैसे असरअंदाज हो रही हैं। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि हम फैलो नहीं छोड़ सकते। हमने एक ही खेत से हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% से भी ज़्यादा है। हम उसी ज़मीन के टुकड़े को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर बात उन्हीं 5 मेजर क्रॉप्स के अंदर जो अगर नुकसान देती हैं तो अगली फसल का पूरा सर्कल ख़राब हो जाता है। आजकल इनलैंड फिशरीज़ बहुत ज़्यादा इन हो रही है, होनी भी चाहिए। बीच में इन हुई और फिर लोगों ने छोड़ दी। हम अक्सर जगह लिखा हुआ देखते हैं, ज़मीन पर फसलों में तनव्वुर, किसान की ज़िंदगी में इस्तेहकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम खुशहाल ज़िम्मेदार में आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने साबका प्रोग्राम में पाकिस्तान में मौजूद फार्मों की साइज़ और इसकी तकसीम दर तकसीम, यानी ज़मीन की नस्ल दर नस्ल मुंतकली की वजह से जो हमारा औसतन साइज़ ज़मीन का कम हो गया है और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, और एक कुंबे के लिए अब इस कम ज़मीन पर जदीद तरीके आजमाए बग़ैर गुज़र बसर मुश्किल हो रही है, उसका जायज़ा लिया था। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में ये बात बहुत शिद्दत के साथ सामने आई है कि बदलते हुए गैर यकीनी मौसमी हालात, ज़रूरी बीमारियाँ, मंडियों में अजनास की कीमतें, ये वो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन किसानों को जो सिर्फ़ एक ही किस्म की फसल पर इन्हिसार करते हैं बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है जब इनमें से या इसके अलावा कोई भी दीगर कुदरती आफात की वजह से किसी फसल को शदीद नुकसान पहुंचता है, तो वो किसान जो एक फसल ही लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा माली नुकसान से दुचार होते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि जब एक ही किस्म की फसल लगाई जाती है तो उसके ऊपर फसल के ऊपर अखराजात में भी इजाफ़ा होता है। ये इजाफ़ा क्यों होता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पाकिस्तान की दीगर ज़रूरी यूनिवर्सिटियों ने बहुत सी रिसर्च की है जिसके बहुत से मुफीद नताइज सामने आए हैं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम इस बारे में है कि हम ये जायज़ा लेंगे कि अगर हम आज अपने किसान को इस बात की ट्रेनिंग दें कि वो फसलों की काश्त में तनव्वुर, यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा फसलें काश्त करे, तो ये उसकी मुआशी सूरत हाल और बेहतर पैदावार के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ से पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ़ कराता चलूँ। हस्ब साबिक़ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद बशीर साहब। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह हमारे साबका प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई की थी, आज हमने आपसे ये समझने का फ़ैसला किया है कि देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज, जिसे हम मौसमी तब्दीलियाँ, जिससे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुतासर नहीं हुआ, और दूसरा नई से नई बीमारियाँ या मंडियों का तेज़ी से उतार चढ़ाव, ये किसानों को, ख़ास तौर पे छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। आप ये फरमाइए कि किस तरह एक ही किस्म के जो काश्तकार हजरात हैं जो एक ही फसल पर निसार करते हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें कैसे असरअंदाज हो रही हैं। बहुत जामे सवाल आपका है और कोशिश करूँगा इसको बहुत मुख्तसर तरीके से, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि किसान जो है वो एक ही ग़िज़ा जो क्रॉप है उसके ऊपर इन्हिसार कर रहा है। अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि एक ही क्रॉप है, लेकिन हम 5 मेजर क्रॉप्स के अंदर घूम रहे हैं। वो एक विशियस सर्कल में हम फंस गए। वीट, मेज़, राइस, शुगर केन और कॉटन, वो एक पैटर्न है, हम वहीं पे हैं। उसमें यह है कि हमारा जो है राइस और मेज़ जो है दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, इवन शुगर केन भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। वीट जो है वो हमारा चूँकि स्टेपल क्रॉप है, इसलिए फार्मर ने अपने लिए भी लगाना होता है और उसको
उसने लेके जाना होता है फॉर नेशनल पर्पज एज वेल। यानी वो गवर्नमेंट की भी इसमें शामिल है, सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसको, स्पॉट प्राइस अनाउंस कर देती है, तो वो फार्मर के लिए एक होता है कि आसानी से एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो मार्केट में उसके करीब करीब प्राइस मिल जाएगी जी। तो फार्मर उसी एक सिलसिले में रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। अब खुदा न खासा कोई मामला ख़राब होता है तो वो एक फसल अगर ख़राब हुई तो सारा कुछ ही गया। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अब अगर वो रबी में वीट लगा रहा है तो वीट ही है, ठीक है, तो वीट गई तो सब कुछ गया। अगर वीट की प्राइसिंग नहीं मिली तो भी गया, उसके अगर अखराजात पूरे नहीं हुए तो उसने अगली फसल के लिए उसके लिए परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। ठीक। इसलिए अगर आप देखें तो पहले हमारे सेंट्रल पंजाब से ऑनवर्ड कॉटन बेल्ट शुरू हो जाती थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता मौसमियाती तब्दीली की वजह से आगे की तरफ सरकती गई, तो साउथ पंजाब से अब शुरू होकर तो सिंध में जा रही है। तो अब अगर उसका क्रॉपिंग एरिया देखें तो तकरीबन 8% रह गया, और अगर हम वीट का देखें तो वो तकरीबन 44% है। अब बहुत ज़्यादा फर्क। देखें एक ही क्रॉप बार बार, अब हम ज़मीन जो है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा ज़मीन जो है उसकी जो हम ये कह लें कि जो ताकत थी वो भी हम साथ साथ एक ही चीज़ को बार बार एक ही किस्म के न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होते जा रहे हैं। हम बचपन में जब हमारे दादा खेती करते थे तो हम देखा करते थे, तो हम ये देखते थे कि एक दफ़ा एक खेत में फसल लगाई है, अगली दफ़ा वो खाली छोड़ा फैलो छोड़ते थे। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि हम फैलो नहीं छोड़ सकते, हमने एक ही खेत से, हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% से भी ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक। हम उसी ज़मीन के टुकड़े को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर बात उन्हीं 5 मेजर क्रॉप्स के अंदर जो अगर नुकसान देती हैं तो अगली फसल का पूरा सर्कल ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि एक ही फसल को बार बार हम लगाई जा रहे हैं और उसका जो ज़मीन की ज़रखेज़ी भी कम होती जा रही है, और एक ही सर्कल में किसान फंसा हुआ है। इसकी एक वजह तो हमें ये समझ आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गारंटी है ना सपोर्ट प्राइस, किसान उसकी तरफ देखी जाता है और डर रहा है। दूसरा, जिस तरह भी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि अगर एक फसल ख़राब हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये बात बिल्कुल आप समझते हैं दुरुस्त है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन यानी तनव्वु, एक से ज़्यादा फसलें काश्त करें, इससे इनकम में इजाफा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दो चीज़ें, अभी आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो वो जो किसान गवर्नमेंट की तरफ देखता है, जब हम प्रोटेक्ट कर देते हैं ना अपने किसी चीज़ को संभालते हैं, जब हम अपने घरों में बच्चों की एग्जांपल ले लें तो बच्चों को हम घर से नहीं निकलने देते, मार्केट में नहीं जाने देते, किसी से मिलने नहीं देते, तो वो बच्चा ओवर प्रोटेक्टेड रह जाता है। तो वो बाहर जब अमली ज़िंदगी में आता है तो वो उसी प्रोटेक्शनिज़म को ही देख रहा होता है कि मेरे तरफ हर तरफ उसी तरह कोई ना कोई है, सपोर्ट सिस्टम हो, तो वो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम किसान को रखते हैं, ठीक है किसान के लिए एक ही फसल रह गई है जिससे उसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो चूँकि मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, तो अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे, मैक्रो लेवल पे जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वो तकरीबन 30% कमोबेश 30, 25, 30, 35 यहाँ, बाकी 65% से लेके 75% तक जो है वो ओपन मार्केट डील करती है। ठीक है। अब वो 25 से 35% अगर गवर्नमेंट नहीं भी लेगी तो भी वो मार्केट में इतनी जान है कि वो उसको सपोर्ट कर जाएगी। अब होता क्या है कि अप्रैल के एंड पे, मई में जब फसल आनी है, काश्तकार ज़्यादा छोटा है, उसके पास उस फसल को संभालने का मैकेनिज़्म नहीं, जान भी नहीं, पैसे भी नहीं, उसने लेके आनी है। अब वो मार्केट में लेके आया तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई, पूरे साल उसकी डिमांड एक सतह पे रहती है, तो एक लाख सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेट गिर जाएगा, उसको रेट कम पड़ता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट आती है यहाँ। गवर्नमेंट बजाय सपोर्ट देने के अगर इंडिकेटिव प्राइस हम बोलते हैं, जिसमें मार्केट को इशारा देना होता है कि इससे नीचे किसान को नुकसान हो रहा है, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मार्केट फोर्सेस जो हैं वो देख लें, लोग भी देख लें, यहाँ पे अखलाकियात सारा कुछ मिलके, हमने किसी को मारना नहीं है अपने फ़ायदे के लिए, वो आ जाए। पूरी दुनिया में ऐसा है। अब अगर देखा जाए, किसान अगर 60% आबादी जो गांव में रहती है अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए वो
जो उसके मज़दूर हैं गंदम प्रोड्यूस कर ले, तो पीछे बची तकरीबन 40% शहरी आबादी। और अब वो बाकी जो ज़मीन है उस पर ऑयल सीड लगा लें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। मिसाल के तौर पे हमारा जो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है वो $4 अरब की है, ठीक। अगर हम $2 अरब रोक लें इंपोर्ट का और जो शहरी आबादी है उसके लिए अलाउ कर दें, गवर्नमेंट बीच में सिर्फ देखे कि मार्केट ख़राब तो नहीं कर रहा, कोई किसी के हक के ऊपर डाका तो नहीं मार रहा, अगर मार रहा है तो एक स्टिक पकड़ के उसको लगा दे, ठीक है, बाकी लोगों को करने दे। अगर वो $1 अरब की, चूँकि एडिबल ऑयल महंगा है, गंदम सस्ती है, तो सस्ती गंदम हम इंपोर्ट करें और महंगी चीज़ लोकल बना लें, कर लें। हाँ जी, बिल्कुल तो ओवरऑल इकोनॉमी को उसका फ़ायदा होगा। एक तो पहले सवाल के इस हिस्से का जवाब। दूसरा ये है कि अगर किसान एक से ज़्यादा फसलें लगाता है, एक तो वो जिस तरह हम कहते हैं फलियाँ, यहाँ ये कह लें दालें, ठीक है, दालें क्या है, वो नाइट्रोजनस क्रॉप्स हैं, वो आपकी ज़मीन की ताकत बहाल करती हैं। अगर वो साइकिल में आ जाएंगी, और हम पाकिस्तान इस वक्त दालें इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, हम अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कम से कम अगर प्रोड्यूस कर लें। अगर हम एक्सपोर्टेबल नहीं भी करते तो इतनी प्रोड्यूस कर लें कि हम उसकी इंपोर्ट रोक लें, वो अखराजात रुक जाएं। वो जो अखराजात हैं वो अल्टीमेटली हम सबको पे करने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट के ऊपर डॉलर की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर शामिल हो जाती हैं, जो हम यहाँ टाइम ही नहीं है कि हम उसको एक्सप्लेन कर। यानी उसका मकसद बात इसमें यह है कि वो हमारी जेब से खर्च जा रहा है, हमारी जेब से जा रहा है। तो अब अगर फार्मर उसमें वो दालें भी शामिल करता है, दालों के साथ हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट चलता रहा ऑस्ट्रेलियन ACIR के साथ, हमारे कोलीग्स हैं, उन्होंने उसकी जो है दालों की जो होती है ना मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटी A, B, C, D और फिर उनकी पैकेजिंग, इसके ऊपर बहुत काम किया और फार्मर्स को इतना फ़ायदा हुआ। अभी साउथ पंजाब में बहुत सारे फार्मर्स उनके साथ मिलके उन्होंने स्टार्टअप्स शुरू किए, जिसमें उनकी प्रोडक्शन से लेके पैकेजिंग और फिर आगे वैल्यू एडिशन। ठीक। तो अगर फार्मर इस तरह जुड़ता है और ख़ुद अपने लिए सोचता है, तो जब अपने लिए सोचेगा तो ज़ाहिर बात है मुल्क के लिए सोचेगा, वो तो कुदरती आउटकम है। हम अगर खुद ठीक हो जाएंगे, हमारा अपना खुद ही माशी निज़ाम ठीक होगा, तो मुल्क का भी बेहतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, जिस तरह कि आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि एडिबल ऑयल जो हम खाना में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम वो काश्त कर लेंगे तो अपनी ज़रूरत का ऑयल प्रोड्यूस कर लेंगे। वो कम्बिनेशन हम मुझे बताएं फसलों के, जो हम इकट्ठे उस काश्त करें एक वक्त में, जो फसलें एक दूसरे को फ़ायदा दें और किसान को भी फ़ायदा दें। देखिए, अब पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ जो हैं वो निज़ाम चल रहे हैं। हम इसको एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स भी बोल सकते हैं, हम इसको क्रॉपिंग पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। जहाँ हम बात करते हैं पंजाब में, अपर और सेंट्रल पंजाब में, यहाँ वीट, राइस और कॉटन सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है। अभी कॉटन सिस्टम तो साउथ में ज़्यादा चला गया, यहाँ पे हम इसको मेज़ और सोयाबीन के साथ कर सकते हैं। सोयाबीन भी हम नेट इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी जही यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 1000 एकड़ से ज़्यादा पंजाब के अंदर मुख्तलिफ एरिया में, बल्कि सिंध में भी आप चले गए और उधर KPK और कश्मीर में भी एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ के सोयाबीन के। नई वैराइटीज़ पाकिस्तान में जो हैं वो बन रही हैं, अब कुछ अरसे में हमें वो रजिस्टर्ड होकर नज़र भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब सोयाबीन भी हम सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो हमारी पोल्ट्री की फीड है उसमें भी सोयाबीन है, और सोयाबीन का ऑयल फिर अगेन, ठीक। और फिर सोया की इतनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो कि हम सिर्फ सोच सकते हैं अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन में आ जाएं। मेज़ ऑलरेडी एक बहुत एस्टेब्लिश्ड क्रॉप है, अगर हम इस तरह इनको मेज़, सोयाबीन और साथ दालें जो हैं लेग्यूम्स, इनको शामिल कर लें इस एरिए में, और ज़ाहिर बात है फिर अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ हमारे पास सेंट्रल पंजाब में टोबा से लेके सरगोदा तक ये सिट्रस की बेल्ट है, ठीक है। फलों के तरशावा फल हो जाएं या कोई और फल बीच में शामिल हो जाएं तो वो, और लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ को हम भूल जाते हैं हमेशा। अगर एक किसान के पास 4 या 5 लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं, वो एक किस्म का उसके पास बफर स्टॉक है। अगर खुदा न खास्ता कोई फसल या कोई उसका जो है वो ऑर्चर्ड फेल होता है तो उसके पास कम से कम ये सपोर्टिंग एलिमेंट है। फिर आजकल इनलैंड फिशरीज़ बहुत ज़्यादा इन हो रही है, होनी भी चाहिए। बीच में इन हुई और फिर लोगों ने छोड़ दी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चिड़ा मछली। जी बिल्कुल। ट्राउट उधर होती है जो फ्रेश वाटर में होती है, यहाँ पे हम इसको एक और मेरे ज़हन से उसका नाम स्किप करके हम चिड़ा बोलते हैं, उसको खाए जाते हैं, ठीक।
सर्दियों का सीज़न है, इसको हम बोलते हैं बायो स्टॉकिंग। ठीक, वो छोटे पॉन्ड्स बनते हैं, बल्कि वो छोटे पॉन्ड्स आजकल ज़मीन में भी नहीं बनते, घरों में भी बनाए जा सकते हैं। जस्ट लाइक एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर आप खड़ा कर लेते हैं, उसमें आप 1 एकड़ की मछली जो है वो तकरीबन 2 मरले में प्रोड्यूस हो जाती है। कोई शक ठीक है, इसको अगर शामिल कर लें, जगह थोड़ी, प्रोडक्शन ज़्यादा, 3 चीज़ें हमारे। पहली चीज़ ये है कि मेरे घर के बच्चों का सबसे पहले मेरा ख्याल होना चाहिए कि इनके लिए खाना बाहर से ना आए। बिल्कुल ठीक। जो चीज़ इनकी ज़रूरत है प्रोटीन से लेके बाकी नीचे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक, वो सारी मेरे फार्म पे प्रोड्यूस हो। जब वो मेरे फार्म पे प्रोड्यूस होगी, पहला काम हो गया, मेरे बच्चों के ये खाने की तमाम ज़रूरियात पूरी हो गई। अब अगर मैं सरप्लस ले लूँ तो इससे मेरे बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन के अखराजात और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने का मौका मिल जाएगा। और ये ऐसे ही है कि हम ये चीज़ें, अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ हमारे पास कनोला और सनफ्लावर को हम ऐड कर लें, और हम लेग्यूम्स, और ज़ाहिर बात है डेयरी एनिमल्स। और अगर हम देखें मोटरवे पे अगर आप जाते हैं, शोरकोट के आगे गुजरते तो आपको दोनों तरफ काफ़ी सारे फ़िश पॉन्ड्स नज़र आते हैं, जहाँ रोहू और काला रोहू ये इनकी फार्मिंग हो रही है। अगर हम ये ज़मीन के साथ इसमें भी बायो स्टॉकिंग वाला एलिमेंट ले आएँ तो उसमें हमारी ज़मीन भी बच जाएगी, रिसोर्सेज भी ठीक है इस्तेमाल हो जाएंगे प्रॉपर। जी। तीसरा, फिर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की भी बात करें तो कॉटन के साथ इन चीज़ों को, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में देखें तो बी कीपिंग और फिर प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, और वहाँ हमारे पास और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसमें फ़िश पॉन्ड्स भी उधर जा सकते हैं। अभी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप जाते हो तो वहाँ ट्राउट के फ्रेश वाटर पॉन्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं, वाटर स्ट्रीम्स के ऊपर, उसको थोड़ा सा मोड़ के एक साइड पे पॉन्ड बनाया और वहाँ अब वो रेयर हो रही हैं। तो जब ये प्रैक्टिकली हो रहा है तो इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अब यूनिवर्सिटियों से रिसर्च होकर निकल चुकी, अब फार्मर के हाथ में पहुँच चुकी है, अब इसको फार्मर को अपने लिए करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये एक पॉइंट यहाँ ये भी है कि मंडियों तक आम किसान की रसाई, यानी इसको उसकी मालूमात हों कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कीमत क्या है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या ज़रई माहरीन कह रहे हैं कि ये इसकी जगह प्रोड्यूस करो, उनकी कीमत क्या है, अगर वो करेगा तो उसको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, जिसको आपने लाइफ स्टैंडर्ड कहा है, ये ज़िंदगी की जो उसकी हालत है वो बेहतर बनाने में किस तरह मावन होगी। क्या ये मालूमात अगर हम अपने किसान को दें तो फ़ायदा है? ये मालूमात काफ़ी हद तक है, लेकिन हम कह लेंगे स्कैटर्ड है, बिखरी हुई जगह पे है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लेकिन आप खुद जाके ज़रा देखें वो काम क्या क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत सारी ड्राइव्स आती हैं, उनको उसी ड्राइव में डाल दिया जाता है कि अभी डेंगू आया तो इसके पीछे भागो, फलानी चीज़ आई उसके पीछे भागो। ठीक है, वो सारे काम करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अलावा, और सारे काम भी करते हैं। तो हम उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फार्मर तक नहीं पहुंचते, वो पहुंचते हैं। लाइफ स्टॉक का महकमा है तो उसका जो सारा डिजिटलाइज्ड तरीक़ाकार है, वो एक जो आपका फील्ड ऑफिसर है, अगर वो पहुंचा है फार्म पे तो उसने वहाँ लोकेशन टैग हुई है, वहाँ उसने जो एनिमल है, एनिमल की सारी हिस्ट्री जो है वो आ रही है। इसी तरह अभी एग्रीकल्चर भी हल्का हल्का डिजिटलाइज होना शुरू हो गया। बहुत सारी ऐप्स हैं, यूनिवर्सिटी की ऐप है फार्मर 360 और बहुत सारी ऐप्स हैं। अगर इन सब ऐप्स को कहीं एक सेंट्रल डाटा पॉइंट पे ले आया जाए तो इससे फार्मर का और फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इसमें जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिसर्च होकर निकल चुकी है, लेकिन अब ये काम है किसान का कि उसको अडॉप्ट करे। आपके माहरीन भी जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन तब्दीली या तो बहुत सुस्त है या नहीं आ रही। क्या आप समझते हैं यहाँ थोड़ा गवर्नमेंट पीछे है? नहीं, वो डराने में नहीं, ऐसा उनके डर में काबू डालने में गवर्नमेंट पीछे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो लेके जाते हैं, फार्मर्स एक दूसरे को देख के चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। यानी किसी कामयाबी देखी तो वो भी कामयाब देखी तो आ गया है। अब कामयाबी होता ये है कि एक कामयाबी देखी तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया था शुतुरमुर्ग की फार्मिंग का 2013-14 में, तो पंजाब में देखते देखते 200 फार्म खुल गए। ठीक है, अब वो लोकल मार्केट में वो गोश्त एक्सेप्टेबल भी नहीं था। हमारा सोशल हम खाते, हमने कभी खाया नहीं, वो बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए था। अब वो आगे जाके कुछ हालात इस तरह के बने, सियासी हालात मुल्क के बदले, तो वो बीच में रह गया प्रोजेक्ट। अब वो फार्मर जो था वो नुकसान में चला गया। अब जब भी कोई इस तरह की नई क्रॉप या कोई चीज़ आती है, फार्मर डर जाता है। वो कहता है मैं ले तो लूँ, मैं अडॉप्ट तो कर लूँ, फिर क्या होगा।
सियासी हालात या कोई और वजह से कोई मामला चेंज होंगे, हुकूमत की तवज्जो कहीं और हुई, तो मेरा सारा किया कराया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये डर खौफ है। दूसरा ये है कि जब आप मंडी को पड़े बगैर ले आते हो, चीज़ें कर लेते हो, फार्मर देखा देखी करते हैं जब, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। उन सीखा होता नहीं, टेक्निक ली नहीं होती, वो अपनी कन्वेंशनल तरीके से नई चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी पैदावार नहीं आती। तो फिर वो सीना पसीना ये बात चलती है, ये तो फजूल ही सी, एवं गल्ला मार दे प्रोफेसर, रिसर्चर जड़े झूठ मार दे। ऐसा है नहीं। जब आप उनकी सिफारिशात पे अमल करेंगे, आप देखें गंदम में फैसलाबाद में 80 मन लेने वाला भी फार्मर है और 24 वाला भी है, 24 वाला भी है। सिफारिशात वही हैं, जिसने उन सिफारिशात पे मनोआन अमल कर लिया वो वहाँ तक पहुँच गया, जिसने बीच में डंडी मार ली वो रह गया, और वो फिर उसका इल्ज़ाम उनके ऊपर देता रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम अक्सर जगह लिखा हुआ देखते हैं, ज़मीन पर फसलों में तनव्वुह, किसान की ज़िंदगी में इस्तेहकाम। आप समझते हैं जो ये मुहावरा या जो ये सेइंग है या जो भी है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि एक बहुत सारा तनव्वुह कर दिया ना, बहुत सारी छोटी छोटी एंटरप्राइजेज आ गई ना, एक छोटी एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज का खर्चा उठा रही है, उसकी इनपुट्स उधर से आ रही हैं, और आप बहुत सारी ये आपस में इंटरलिंक्ड चीज़ें, चूँकि जो इंटरलिंक्ड हैं इनकी प्रोडक्शन एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं वो ओवरलैप कर रही है, तो बहुत सारी इनपुट जो है वो इकट्ठी ही यूज़ हो रही है, इकट्ठी ही खरीदी जा रही है। जब आप एक चीज़ बल्क में ख़रीद के लाते हो वो, और फिर एक ही चीज़ की इनपुट के इस्तेमाल से आप वहाँ दूसरी चीज़ भी पैदावार ले रहे हो। आपने अगर पॉन्ड बनाया है तो पॉन्ड का अगर पानी आपने कुछ अरसे के बाद उसको कुछ निकालना है, कुछ नया ऐड करना है, वो जो निकालना है उसमें यूरिया मौजूद है बिल्कुल। अब वो जो यूरिया मौजूद है वो अगर आप फसलों को लगाएंगे तो उससे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं ये चीज़ें। बिल्कुल ठीक। आपके 5 या 6 भैंसें हैं या गायें हैं, तो उनका जो गोबर है उसके आपकी खाद भी बन रही है, उससे आपकी गैस भी बन रही है, ठीक है। इसको हम ये कहेंगे ये ब्राउन डायमंड है, तो क्या नहीं होगा, ये जो गोबर है ब्राउन डायमंड है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें खाद भी है, फिर इसमें गैस भी है, आपके बहुत सारी चीज़ों के अखराजात यहीं से पूरे हो रहे हैं। गैस के बाद फिर आपके पास उसको जलाने का ऑप्शन भी मौजूद है उपलों की शक्ल में। नहीं, जब हम गैस बनाते हैं ना तो उसमें वो बन जाती है स्लरी, ठीक है। स्लरी जो है वो रेडीली अवेलेबल कह लेंगे यूरिया खाद है, जो आप उसके अगर इरिगेशन सिस्टम के साथ उसको लिंक कर देते हैं तो वो हल्की हल्की उसमें छोड़ते जाएंगे, तो वो पौधों को फौरी तौर पे आपका यूरिया का खर्चा बच जाएगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में अब आप हमारे किसान से मुखातब हैं और आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि तनव्वुह इख्तियार करें और किस तरह करें? ये रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है कि आपने प्लान करना है कि आपका अगर 5 एकड़ का फार्म है तो आपने उसके 2 एकड़ को इस तरह प्लान करना है, इस पर मैं वीट और मेज़ लगा लूँ, आधा एकड़ आपने उसका रख लेना है कि मैं इसके ऊपर बायो स्टॉकिंग कर लूँ, 1-1.5 एकड़ पे आपने कोई ऑर्चर्ड और पट्ठे इंटरक्रॉपिंग हो सकती है अपने जानवरों के लिए, और जो आधा एकड़ जिस पे बायो स्टॉकिंग करनी है उसके साथ ही जानवरों का शेड, ये चीज़ें आपने प्लान करनी है। डिज़ाइन मौजूद है, रिसर्चर्स ने काम किए हुए हैं, आपके फार्म्स के ऊपर भी आके डेमोस्ट्रेट किया हुआ है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पता ना हो। सारा काम यानी हो चुका है सर, हमने अब उसका काम हो चुका है, काम ये कहना कि सब हो चुका है नहीं, काम रिसर्च तो होती रहती है। ठीक। हर साल 1.5 साल में कोई नई चीज़, कोई नया तरीका, हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं, तो अगर हमें 1-2 साल के बाद एहसास होता है कि यार ये तो हम इस तरह करते तो और फ़ायदा हो सकता था, नहीं शाख से शाख निकलती जा रही है, शाख निकलती जाएगी। तो फार्मर बड़ी आसानी से ये काम कर सकता है। आप चीज़ बन सकती है, दूध की वैल्यू एडिशन हो सकती है, आपके पास जो जगह फारिग है, ज़ाया हुई है, वहाँ पे आपकी मशरूम कल्टीवेट हो सकती है। हमने इसका जिक्र ही नहीं किया, हमने तो बड़ी क्रॉप्स का जिक्र किया ना, कि आप जो है ये लेग्यूम्स लगा लें, ऑर्चर्ड्स लगा लें, ये बीच में मशरूम आज पूरे पाकिस्तान में पिज़्ज़ा और इटालियन फूड और चाइनीज़, इनमें हर जगह ये इस्तेमाल हो रही है, और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा वेजिटेटिव सोर्स है, बिल्कुल ठीक, जो दिल की बीमारियों के लिए अच्छा है। तो अगर हम इसको साथ में शामिल कर लें, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अखराजात नहीं चाहिए, जस्ट एक तरीका है, और जो इतनी महंगी मार्केट में मिल रही है कंज्यूमर को भी सस्ती मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने बड़े
अच्छे अंदाज में हमारी रहनुमाई की, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको हम दावत देते रहेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। मैं डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उनसे जो बात समझा हूँ वो ये है, एक तरह की फसल काश्त करना किसी भी तरह ना किसान के फ़ायदे में है ना मुल्क के फ़ायदे में है। एक तरह की फसल काश्त करेंगे, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होगी, पेस्ट यानी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हमलावर होंगी, और जिस तरह कि हम देखते हैं कि हमें ज़मीन को एक फसल के बाद खाली छोड़ना पड़ता है, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी ना सिर्फ कम होगी बल्कि ज़ीरो हो जाएगी। इसकी जगह अगर हम तनव्वो यानी एक से ज़्यादा फसलें या कोई ऐसा कम्बिनेशन जो कि ज़रई माहिरीन की ज़ेर निगरानी और उनके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो, तो वो ना सिर्फ ज़मीन की कुदरती ज़रख़ेज़ी को बहाल करेगी, बल्कि जो हमारी ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, मुदाफ़ती निज़ाम उसका कमज़ोर हो जाता है, वो पेस्ट के ख़िलाफ़ ख़ुद ब खुद ऐसी अज्जा पैदा करेगी कि जो बेहतर कंट्रोल करेंगी जड़ी बूटियों पर, और हमारा खाद और केमिकल्स के ऊपर इंसार कम होगा। इसके अलावा अगर किसान एक से ज़्यादा फसलें काश्त करेंगे तो किसी भी एक फसल की बीमारी या कोई कुदरती आफत के नतीजे में अगर एक फसल ज़ाया हो जाती है या उसकी कीमत मार्केट में कम हो जाती है, तो दूसरी फसल मौजूद रहेगी उसकी कीमत को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सबसे बात अहम यह है कि हमारी गवर्नमेंट, जिसने हमेशा किसानों का बहुत ख्याल रखा है, थोड़ा सा ये अगर हम अपनी पॉलिसी में शामिल कर लें कि हम अपने किसान को इस बारे में तालीम दें कि जो वो चीज़ पैदा कर रहे हैं, उगा रहे हैं, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई 1, 2 या 3 फसलें उसकी जगह काश्त की जाएं जो कि हम बाहर के मुल्क से मंगा रहे हैं लेकिन वो महंगी हैं, और जो हम उगा रहे हैं वो सस्ती हैं, तो इस जो अदला बदला होगा, इसके नतीजे में हमारा मुल्क भी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। हमारा वो आम किसान जो कि इन फसलों के ऊपर इन्हिसार करता है, जो कि जिस तरह गंदम या चावल एक ही सर्कल है, वो उससे बाहर निकलेगा और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अपने ज़िज़्ज़ो-क़ारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।